नमस्कार, यूट्यूब के डूंगरजाल क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज की डेट है 7 मई 2020 और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है कोरोना किलर 100 के बारे में। कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जिसको गरुड़ा एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने डेवलप किया है। ये ड्रोन 450 फीट की ऊंचाई तक डिसइंफेक्शन के लिए जो भी केमिकल होते हैं उनका छिड़काव करने में सक्षम है और अभी चंडीगढ़ और वाराणसी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। क्षमता इसकी है 15 से 20 लीटर और एक दिन में 20 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर सकता है। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो पारंपरिक तरीके हैं श्रमिकों के उनमें उनको संक्रमित होने का खतरा है और ऊंचाई तक वो पहुंच नहीं पाते। जैसे कोई बड़ा महानगर है उसमें लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, तो इतनी ऊंची बिल्डिंग्स में संभव नहीं हो पाता कि जो श्रमिक है वो पहुंच पाए, तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखें, कोरोना किलर 100 एक प्रकार का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और एक चीज़ और, अभी कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन के जो रूल्स हैं उनमें बदलाव किया है। अब जितने भी ड्रोन चलाने वाले हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, केंद्र सरकार से, ताकि जो सुरक्षा संबंधित मानक है वो पूरे हो सकें। तो अभी एक गरुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। तो गरुड़ा पोर्टल में ये है कि जो ड्रोन्स की सहायता ले रही है राज्य सरकारें निगरानी के लिए, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, तो उनको छूट प्रदान की जा रही है या फिर उनको परमिशन जल्दी दी जा रही है। तो उसको प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए गरुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये गरुड़ा अलग है, वो गरुड़ा अलग है। ये गरुड़ा एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो गवर्नमेंट का पोर्टल है जो सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, BOBBLE। ये भारत और यूके की संयुक्त परियोजना है। भारत की तरफ से IISc बेंगलोर और यूके की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, इन दोनों की जो सामूहिक टीम है, कुछ सदस्य IISc बेंगलोर से हैं, कुछ सदस्य यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से हैं। दोनों मिलकर बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें जितनी भी समुद्री प्रक्रियाएं होती है, समुद्र का तापमान है वो किस प्रकार प्रभाव डालता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो जो बंगाल की खाड़ी है उसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, जबकि जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है श्रीलंका के पास वाला, उसमें टेम्परेचर बहुत कम है। तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है मानसून प्रणाली पर, क्योंकि मानसून प्रणाली जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, भारत, इन सब में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसके निर्धारण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो उसी मानसून की प्रक्रिया और उसके जो समुद्री प्रक्रियाओं का जो प्रभाव होने वाला है मानसून प्रणाली पर, उसी की जांच के लिए भारत और यूके ने एक संयुक्त परियोजना चलाई है। भारत की तरफ से फंडिंग करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और यूके की तरफ से फंडिंग करेगा, वहाँ पे एक परिषद है प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद, वो यूके की तरफ से इसकी फंडिंग करेगा। और इसमें उपयोग किया जाएगा सिंधु साधना शोध जलपोत का, जिसका निर्माण किया है CSIR NIO। देखो 2012 में इस जलपोत का निर्माण हुआ था। NIO का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये एक शोध संस्थान है। अगला आर्टिकल है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। हाल ही में 2 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी था और इस बार उसकी थीम थी कि रिपोर्टर्स विदाउट फियर एंड फेवर। तो ये रिपोर्ट हालांकि पुरानी है, ये 22 अप्रैल को आई थी, लेकिन चूँकि इम्पोर्टेंट तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये पेरिस में एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। भारत की स्थिति इस बार बिगड़ी है, 2 स्थानों की कमी हुई है। 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें 140वां स्थान था और अभी भारत का स्थान 142वां है। हालांकि 2019 में भारत में एक भी रिपोर्टर की जान नहीं गई है, जबकि 2018 में 6 रिपोर्टरों की मृत्यु हुई थी। प्रथम स्थान नॉर्वे का है, पिछले 4 साल से नॉर्वे ही है पहले स्थान पर। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। उत्तर कोरिया पिछले साल 179 पे था, सेकंड लास्ट, इस बार लास्ट है। जो भारत में गिरावट के कारण बताए गए हैं रिपोर्ट में, वो
ये बताए गए हैं कि भारत में एक विचारधारा विशेष का दबाव है रिपोर्टिंग के ऊपर। जो रिपोर्टर्स हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर विचारधारा विशेष, जो राजनीतिक विचारधारा है उनका दबाव है। जो विचारधारा है उनके साथ मेल नहीं खाती, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है। और दूसरी जो बिंदु है वो ये कहा गया है, जिस पे जोड़ दिया है रिपोर्ट में, जो आपराधिक धाराएं हैं आईपीसी की, उनका उपयोग पत्रकारों के विरुद्ध किया गया और खासकर एक धारा का जिक्र किया गया है 124A 124A जो धारा है आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की। ये धारा राजद्रोह से संबंधित है। और राजद्रोह की परिभाषा क्या है इस धारा में? इस धारा में राजद्रोह की परिभाषा है कि जो वह व्यक्ति जो सरकार के गतिविधियों के विरुद्ध बोलता है, सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश करता है, वो राजद्रोह की श्रेणी में गिना जाएगा। मतलब सरकार के विरुद्ध बोलना राजद्रोह है। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। कई बार इस मुद्दे को उठाया भी गया है, लेकिन ये अभी वैसे के वैसे ही है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये धारा जोड़ी गई थी जब 1918 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 1919 में उसको पारित करवा लिया गया था, 1918 में उसकी ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो उसमें ये जो दो विधेयक थे, विधेयक 1, विधेयक 2, तो विधेयक 1 में ये धारा थी, तब आईपीसी के उसमें संशोधन करके धारा जोड़ी गई थी 124A, ताकि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उनका दमन हो सके। बाकी पुलिस हिंसा और रिपोर्टिंग निषेध, ये भी एक कारण बताया गया है। रिपोर्टिंग निषेध जम्मू और कश्मीर के संबंध में बताया गया है कि लंबे समय तक वहाँ न्यूज़ चैनल्स को नहीं जाने दिया गया, तो जो पत्रकारिता है उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है। इस तरीके की इन्होंने बातें कही है, इसलिए 2 स्थान की गिरावट हुई है। अगला आर्टिकल है आर्कटिक एम के बारे में। ये एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु एवं पर्यावरण की निगरानी के लिए इस उपग्रह को 2020 में लॉन्च किया जाएगा, मतलब इसी साल लॉन्च किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रूस का आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु के अध्ययन के लिए पहला उपग्रह है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भारत के जो आर्कटिक क्षेत्र में शोध केंद्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हिमाद्री भूतल पर स्थित है, नॉर्वे में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र जो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है उसमें ये भारत का शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। इंडार्क के बारे में यूपीएससी पहले भी प्रश्न पूछ चुकी है, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में, कि इंडार्क जो हाल ही में चर्चा में रहा शब्द किससे संबंधित है, इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो इंडार्क जल के अंदर अंडर वाटर रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है, जो उसको हम वेधशाला बोलते हैं। तो इसमें भी शोध का काम ही किया जाता है। तो ये जल के अंदर है, एक शोध केंद्र है, ये भी नॉर्वे में स्थित है। अगला आर्टिकल है विष्णु सेंद्रा पर्व के बारे में। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो ट्रायंगल है, ये आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन आदिवासियों के द्वारा एक वार्षिक शिकार उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है विष्णु सेंद्रा पर्व। पहली बार लॉकडाउन की वजह से इस उत्सव में एक भी शिकार नहीं किया गया। आदिवासियों ने घर में रहकर ही इस उत्सव को मनाया। हालांकि ये इलीगल है। जो स्थानीय सरकार हैं, राज्य सरकारें, वो प्रयास भी करती है कि राज्यों में इस वार्षिक शिकार उत्सव को रोका जाए। हालांकि अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। इस बार तो लॉकडाउन की वजह से शिकार नहीं हुए। अगला आर्टिकल है अतुल्य के बारे में। कोरोना वायरस के विघटन के लिए DRDO समर्थित एक यूनिवर्सिटी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIAT, ये पुणे में स्थित है। इसने एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर बनाया है। माइक्रोवेव स्टेलाइजर क्या करेगा? अलग अलग टेम्परेचर पे हीट देगा माइक्रोवेव की सहायता से। जो वेव्स होती है, सूक्ष्म तरंगें, उनकी सहायता से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग जो सीमा है, तापमान की सीमा, उसमें हीटिंग देगा, तो उससे वायरस का विघटन हो जाएगा। वायरस के ऊपर एक क्रोनिकल संरचना होती है, तो उसका विघटन होने के बाद वो जो प्रोटीन है, उसके बाद वो वायरस की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इससे उस वायरस का विघटन हो सकेगा। तो ये डिसइंफेक्ट करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई फाइल है गवर्नमेंट की, उसको किसी संक्रमित व्यक्ति ने छू लिया तो उसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है इसकी सहायता से। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला आर्टिकल है सरस संग्रह पहल के बारे में। देखो, इसके बारे में पहले हम इसका कार्य जान लेते हैं। आप जो मिनिस्ट्री हैं वो आपको वैसे पता चल जाएगी।
इसका काम है कि जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, वो अगर कोई दैनिक उपयोग की चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम आ सकती है, गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम आ सकती है, तो उसको गवर्नमेंट खरीदेगी उन सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो इससे दो काम होंगे, एक तो गवर्नमेंट को मार्केट मिलेगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ मार्केट ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों से गवर्नमेंट उन मटेरियल को लेती है, उन उत्पादों को लेती है, प्रोडक्ट्स को, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार उत्पन्न होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि डिमांड होगी तो चीज़ें बनेगी। पूरी इकॉनमी जो है सप्लाई और डिमांड पे काम करती है, वहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जॉब्स क्रिएट करने का काम करता है दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन। तो पहला तो ये मिशन हो गया, चूँकि ग्रामीण विभाग में है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें संलग्न है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें संलग्न है तो जब गवर्नमेंट का जो विभाग है वो चीज़ों को खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म का काम करेगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो ई है, गवर्नमेंट जेम इसको बोलते हैं, सरकारी ई मार्केट प्लेस हैं। ये एक तरीके से पोर्टल है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे जो सेलर है उसने खुद को रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद में जो ख़रीदार है उसने उससे ख़रीद लिया। तो ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है उसी तरीके का। तो गवर्नमेंट पे कोई विभाग है, उस पर उसको कुछ ख़रीदना है तो वो उस पोर्टल से ऑर्डर कर देता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है। जैसे गवर्नमेंट की कोई ऐसी कंपनी है जो सैनिटाइज़र बनाती है, अब गवर्नमेंट का कोई विभाग है इसको सैनिटाइज़र ख़रीदना है तो वो उसी गवर्नमेंट की कंपनी से ख़रीद लेता है उस पोर्टल के थ्रू। एक प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म केवल गवर्नमेंट के लिए। तो केंद्र और राज्य सरकारों को उद्देश्य है विभागों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध करवाना। कार्य मैंने आपको भी बताया ही है। 5 श्रेणी के उत्पाद, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछेंगे नहीं, फिर भी आप एक बार नज़र डाल लो। हस्तशिल्प, हथकरघा एवं वस्त्र, कार्यालय सामान, किराना और पेंट्री, व्यक्तिगत देखभाल एवं स्वच्छता, ये श्रेणियां हैं। देखो श्रेणियां ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप ध्यान रख सकते हो कि ये चीज़ें ही ग्रामीण क्षेत्रों में बन सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना अधिक विस्तार नहीं है। माना कि वो ऑप्शन में दे दे कि आईटी क्षेत्र की कुछ चीज़ें बनाई जाएगी, तो आईटी क्षेत्र उतना डेवलप ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, तो कैसे बन सकता है वो। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती है कुछ। देखो जैम के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ये पोर्टल है जिसको इसी नाम से कंपनी भी बनाई हुई है, जैम के नाम से, वही इसकी देखभाल करती है। केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सरकार द्वारा स्थापित पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है, 100% गवर्नमेंट ओवर्ड कंपनी है। जैसे BSNL है, BSNL भी 100% गवर्नमेंट ओवर्ड कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में ऐसी कंपनियों का निर्माण किया जाता है। पहले जब पुराना कंपनी एक्ट था 1956 का, तो उसके तहत ऐसी कंपनियों का निर्माण किया जाता था। तो हम आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना किलर 100 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये DRDO द्वारा विकसित कोरोना चिकित्सा दवा है। दूसरा कथन है, चंडीगढ़ व वाराणसी में इसका उपयोग किया गया है। आपको सही कथन बताने हैं। A है 1 और 2 दोनों, B है 1 और 2 दोनों नहीं, C है केवल 2 और D है केवल 1। अगला प्रश्न है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। ये जो रिपोर्ट है वो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर है। तीसरा कथन है, भारत को इस वर्ष 2 पायदान का नुकसान हुआ है। आपको असत्य कथन बताने हैं। देखो असत्य, ए पे ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा आते हुए भी। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1, चौथा ऑप्शन है केवल 3। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अतुल्य है अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन। दूसरा है MHRD की शिक्षा पहल। तीसरा है उपग्रह। चौथा है माइक्रोवेव स्टेलाइजर। चौथा प्रश्न है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिम्स्टेक का समुद्री सुरक्षा अभियान है। दूसरा कथन है, ये बंगाल की खाड़ी में होने वाली समुद्री प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा।
तो इनमें से जो सही कथन है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई नहीं। कल के जो प्रश्न थे उनके उत्तर इस प्रकार हैं, ए सी। पर ये जो जितने भी प्रश्न बनेंगे एक सप्ताह में, इनको हम सप्ताह के लास्ट में संडे के दिन डिस्कस करेंगे ताकि हमारा पूरा रिवीजन हो सके। तो इस तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा और जो पुराना चीज़ें हैं वो याद भी रहेगी। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं इनको हम अलग से एक वीडियो बना के संडे के दिन डिस्कस करेंगे। कल जो भी करंट अफेयर्स होंगी उनके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए